मैम। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एडल्ट्रेशंस तक पढ़ चुके थे, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशंस पढ़ चुके थे, ठीक है। कोई दिक्कत था एडल्ट्रेशंस तक? क्यों करते हैं एडल्ट्रेशंस, कितने टाइप्स का एडल्ट्रेशंस है, ये टोटल हम पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, और ये आर्टिफिशियल रैपनिंग भी पढ़ चुके थे, राइट? हाँ ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड्स क्या है, क्या है पेस्टिसाइड्स? मैम आपके पीछे आ जाती है। क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब पेस्टिसाइड्स है, तो पेस्टिसाइड्स में क्या है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कोई भी पेस्ट को किल करे। तो अब ये पेस्ट कौन हुआ? मैम आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है कि सिर्फ आपको नहीं आ रही है? मैम इधर क्लियर है। क्लियर है। अगर सभी को नहीं आवाज जा रही है तब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सिंगल को नहीं जा रही है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अब पेस्टिसाइड्स का यूज क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली पेस्टिसाइड्स क्या है कि जनरली यूज कहाँ होता है, फार्मर्स लोग यूज करते हैं खेतों में। तो अब खेतों को जो कीट पतंग नुकसान करते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, तो उनको मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। और वो जो कीट पतंग जो नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम लोग पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को जो किलिंग इफेक्ट है तो दैट इज पेस्टिसाइड्स। तो अब ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो भी केमिकल है पेस्टिसाइड्स है, तो ये क्या कर रहा है, इवन हो सकता है बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में रहे, जो भी रहे। तो अब इसका क्या क्या यूजेस है? यूजेस तो हम यही कर रहे हैं कि फार्म्स क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करें, सिंपल यही यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आप क्रॉप को प्रोटेक्ट किए तो ऑब्वियस है कि जो फसल है वो ज्यादा आएगा, आपके लिए ज्यादा खाना मिलेगा, पूरे पॉपुलेशंस के लिए। तो प्राइमरी बेनिफिट्स ये है इसका, बट इसके साथ बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब हम जान लेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जितना ये आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा है उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। तो जनरली क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का यूज लिमिटेड है, थोड़ा सा यूज करना है। बट यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है हमारे देश में। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी है हमारे देश में कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सभी को खाना खिलाना है। तो उस चीज के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा हमको फसल चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि पेस्टिसाइड्स बहुत तेजी के साथ यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड्स के साथ फर्टिलाइजर्स भी। तो फर्टिलाइजर्स का अभी हम नहीं पढ़ना है हमको, तो ओनली पेस्टिसाइड्स पढ़ना है। तो अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? तो ये जैसे ही इन्वायरमेंट में गया पेस्टिसाइड्स, तो जो पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं उनके भी अंदर जा रहा है वो पेस्टिसाइड्स, हवा में जा रहा है तो एयर पॉल्यूशन तो कर ही रहा है, लैंड पॉल्यूशन कर रहा है, तीसरा वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। वो तो पॉल्यूशन का तो पार्ट है ही पेस्टिसाइड्स। दूसरा क्या कर रहा है कि जैसे हवा में गया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कर दिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर दिया। उसके अलावा बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड है वो, इसलिए क्योंकि इसके साथ अगर बहुत दिनों तक जो आदमी सिर्फ पेस्टिसाइड का ही छिड़काव करता है, उसका वही काम है कि हर खेतों में जाके पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना। तुम्हें भी हो सकता है कि उसको रिप्रोडक्टिव हार्म हो जाए, या इवन कैंसर हो जाए, स्किन कैंसर हो जाए, या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कीट पतंग को मार रहा है, एक्सटिंक्ट हो गया कोई भी कीट पतंग, तो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा अब जानते हैं कि जैसे ही जिस भी मिट्टी में हमारा केमिकल्स नहीं रहता है, तो क्या होगा कि वो केमिकल्स जैसे नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो भी मिट्टी है तो वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है। फर्स्टली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि वाटर रिटेंशन उसका हायर होता है, वाटर को वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसका उसमें ज्यादा केमिकल्स मिलने लग जाएगा तो वाटर उसका फर्टिलिटी पावर सॉइल का खत्म होने लग जाता है, और वाटर रिटेंशन का जो प्रॉपर्टीज है वो कम होने लग जाता है। तो इस कारण क्या हो जाएगा कि ये एक डिसएडवांटेज है। तो आगे चल के उसका जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो कम होने लग जाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेज है पेस्टिसाइड्स के। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
नो No, मैम। ma'am. उसके बाद है जीएमओ, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ हो रहा है, क्या बोलते हैं, कहीं जिनके घर में भी खेती हो रहा है, तो अभी आप लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड लेते हैं, सब चीज हाइब्रिड लेते हैं। अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, हाइब्रिड वाला चीज लेके आते हैं, भिंडी लेके आते हैं, तो हाइब्रिड वाला उसका सीड्स लेके आते हैं। उससे क्या हुआ कि जो आपके घर में छोटा भिंडी हो रहा था, अभी बड़ा बड़ा भिंडी हो रहा है। पहले आप देखे होंगे कि इतना छोटा छोटा कद्दू होता था, अभी कद्दू इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। तो वो कैसे संभव है, कैसे क्या हो रहा है? तो ये संभव है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को हम उसके जेनेटिक में ही अल्टरेशंस कर दे, जो उसका जीन है उसमें ही अल्टरेशंस कर दे। तो उसमें क्या है, अब जीन क्या है, तो ऑब्वियस मे बी आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, जीन यही हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो प्लांट्स है तो उसके डीएनए में हम अल्टर कर दें, जो चेंजेस है वो हम कर दे डीएनए में है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जनरली बायोटेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल है। जो बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं उनका यही काम रहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। जेनेटिक्स में वो कुछ कुछ बदलाव करते रहते हैं, डीएनए पॉलीमराइजेशन के तहत डीएनए आरएनए यही सब करते रहते हैं। तो वहां पे अल्टरेशंस कर दिया जाए, तो उनका अगर शॉर्ट भिंडी होना है तो उनको उनके जीन को बदल के क्या करेगा, बड़ा वाला डाल देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भिंडी छोटा था अब वो भिंडी बड़ा बड़ा हो रहा है, हाइब्रिड हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स या क्रॉप्स या जीएमओ। ये इवन फूड्स में नहीं, एनिमल्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। जैसे कि अभी स्मॉलर एनिमल्स पे क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक चीज जीन डालना है, कोई एक बीमारी हो रहा है, जेनेटिकल बीमारी है उनका, तो वो जीन्स को हम निकाल के दूसरा जीन्स प्लेस ऑफ कर दे, संभव है, होता भी है। तो नॉकआउट करते हैं हम उसको, जीन नॉकआउट कर देते हैं। तो फिर जो नया ब्रीड हुआ वो टोटली डिफरेंट है, उनको उनके जो फैमिली वाला डिसऑर्डर्स है वो नहीं लग रहा है। हालांकि अभी ह्यूमंस पे स्टार्ट नहीं हुआ है, स्मॉल एनिमल्स तक पे स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप का जो भी क्रॉप्स है जिसको हम अल्टर करते हैं, चेंजेस कर देते हैं डीएनए में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये हम क्यों करेंगे? तो ये जो प्रीवियस क्रॉप है, जो पहले वाला क्रॉप है, इससे पैथोजन से रेसिस्ट कर रहा है। हमने उसमें डाल दिया कि चलो अब इस पे ज्यादा पेस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स ये खुद अपना बचाव कर सकता है, इसका न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी और बेटर हो सकता है। तो जीएमओ जनरली हमारे लिए बेनिफिशियल है सभी तरफ से। तो येल्ड उसका काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है, फसल ज्यादा मिल रहा है हमको। दूसरा क्या है, हर्बिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, और उसका न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी पहले की बनिस्बत काफी बेटर है। ठीक है, यहाँ अब जीएमओ समझने में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? No, ma'am. हम देखते एडवांटेज क्या है, क्यों हम इतना मेहनत करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी काफी वास्ट प्रोसीजर है, किसी के जीन को बदलना ये बहुत टिपिकल काम है। तो इतना टिपिकल काम क्यों करेंगे हम? तो इसका कुछ एडवांटेजेस होगा, साथ में कुछ माइन्यूट डिसएडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, माइन्यूट सा डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्टली क्या है, तो सबसे ज्यादा हायर यील्ड देता है। पहले अगर जितना भी उतना ही जमीन में ये 10 केजी दे रहा था, तो अब ये जीएमओ 20 केजी दे रहा है, सीधा डबल या उससे कहीं ज्यादा, डबल नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा। तो हायर यील्ड से काफी ज्यादा मिल रहा है आपको। दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया, पहले कम प्रोटीन्स था, अभी प्रोटीन्स की मात्राएं बढ़ गई है। कोई भी चीज डीएनए फोर्टिफाइड किया होगा व्हाटएवर, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। दूसरा, सेल्फ लाइफ बढ़ गया, जो भिंडी 10 दिन में खराब हो जाता था, अभी ये जो नया भिंडी आया है हाइब्रिड भिंडी, ये आपका 20 दिन चल रहा है। तो अब क्या है कि फार्मर्स लोग को या कल्टीवेटर्स लोग को उसको ट्रांसपोर्टेशन में 20 दिन तक आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद सूखा भी पड़ जाए तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो रेसिस्ट करेगा। सूखा भी पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसानों को। दूसरा, इंसेक्ट पेस्ट का जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड सबका जरूरत नहीं है, उसको भी रेसिस्ट कर रहा है, हर्बिसाइड को रेसिस्ट कर रहा है। उसके बाद अब जैसे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड को रेसिस्ट करेगा तो पेस्टिसाइड्स की यूज नहीं है, तो जैसे ही यूज कम होगा तो सॉइल का प्रॉपर्टीज बढ़ेगा ऑब्वियस, और पेस्टिसाइड्स रिड्यूस हो जाएगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स
अबाउट नोटिस किया गया है कि 37% तक कम यूज होता है जीएमओ क्रॉप्स में। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका एमिशंस कम हो गया है। तो ये सब थोड़ा बेनिफिशियल्स है। लेकिन अब जो बेनिफिशियल चीजें हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे। इतना ज्यादा आपको अच्छा चीज मिल रहा है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्टली एलर्जीज, किन्हीं किन्हीं को खाने से, हालांकि सभी को नहीं, किन्हीं किन्हीं को खाने से क्या है कि एलर्जीज हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स एडिशन हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि सभी लोगों को सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे आप खा रहे पीस खा रहे हैं या पीनट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं इस टाइप के, बहुत लोगों को उससे एलर्जीज है। कोई कोई एग खा रहा है, किन्हीं को एग से एलर्जीज है। तो लेकिन वहां तो इन जनरल उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है ना, इन मास मॉडिफाइड किया है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, किन्हीं किन्हीं को एलर्जीज प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स के साथ रेसिस्ट कर सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साथ रेसिस्ट इसीलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया गया है रेसिस्ट करने के लिए, पेस्ट से रेसिस्ट करने के लिए। तो अब जो दवाइयां खा रहे हैं उस पर असर नहीं करेगा, इंटरेक्शंस करने लग जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे, फूड इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, फूड ड्रग इंटरेक्शंस, तो वहां पे ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हो सकता है कैंसर कर जाए, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि रेसिस्ट कर रहा है पेस्ट से, हर्ब से एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, इंसेक्ट से। तो अब जैसे रेसिस्ट करेगा तो इंसेक्ट किस पे जिंदा रहेगा? इंसेक्ट नहीं जिंदा रहेगा, मरने लग जाएगा, एक्सटिंक्ट होने लग जाएगा। तो उस केस में क्या है कि इंसेक्ट भी, इवन एक माइन्यूट जो भी चीज है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी में गड़बड़ी होने लग जाएगा। तो ये सब चीज डिसएडवांटेजेस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। ओके, यहाँ तक में कोई क्वेश्चंस है? नो मैम। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो अब ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स किसको बोलते हैं? तो डाइटरी सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट कहने का क्या मतलब है? अलग से लेना। और ये अलग से लेना, यही होता है ना सप्लीमेंट्स का मतलब। सप्लीमेंट्स का मतलब अलग से लेना। जैसे आप एग्जाम में भी मांगते हैं सप्लीमेंट, सप्ली कॉपी दीजिए, तो एक कॉपी जो आपको मिला है उसके अलावा जो हम आपको कॉपी देते हैं उसको सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, सप्ली। तो वैसे ही डाइटरी सप्लीमेंट्स कहने का मतलब है जो आपने डाइट लिया उसके अलावा जो भी चीज लिया उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। अब ये क्यों चाहिए आपको? जब आप बैलेंस डाइट ले ही रहे हैं तो इसको क्यों चाहिए? तो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जनरली किनको चाहिए होता है? जो कभी सही से बैलेंस डाइट नहीं लिए होंगे, किसी वजह से उनका न्यूट्रिएंट्स उनके डाइट में कम हो रहा होगा, कुछ हेल्थ इश्यू हो रहा होगा, कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो रहे होंगे, तो हम अलग से चीजें लेते हैं। या फिर मान लीजिए प्रेगनेंसी का केस है, लैक्टेशंस का केस है, तो उस केसेस में आयरन की ज्यादा जरूरत है। जो आपका बैलेंस डाइट है उससे कहीं ज्यादा आपका रिक्वायरमेंट्स है। तो उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग से टैबलेट्स खाते हैं, आयरन टैबलेट्स खाते हैं, या वटेवर इस टाइप के कोई भी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं। तो अलग से जो भी चीज हम ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब ये सप्लीमेंट्स आपका दवाई के फॉर्म में आ सकता है, पिल्स के फॉर्म में आ सकता है, कैप्सूल्स के फॉर्म में आ सकता है, लिक्विड्स के फॉर्म, कोई भी फॉर्म में आ सकता है सिंपली। तो अब ये सप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? विटामिन हो सकता है, आयरन हो सकता है, इनफैक्ट मिनरल्स हो सकता है, फाइबर्स हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हो सकता है। और जरूरी नहीं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। जो ये दवाई नहीं है कि आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। और ये भी है कि सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए आपको, बहुत ज्यादा अमाउंट्स में सप्लीमेंट्स भी नहीं खाना चाहिए। जो आपका रिक्वायरमेंट्स है उतना ही सप्लीमेंट्स आपको चाहिए। तो अब मेनली ये सप्लीमेंट्स क्या कर रहा है आपका? तो जनरली आपके हेल्थ स्टेटस को ठीक कर रहा है, किसी के वेलनेस को बढ़ा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए विटामिन है, हालांकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमको इवन मिल जाता है हमारे बैलेंस डाइट से ही, अगर आप सही से बैलेंस डाइट ले तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आप सही से नहीं खाने हो, कभी आप ट्रबल में हो तो नहीं मिला होगा, तो कभी कभी जैसे ही कमी होगा तो आपको इंस्टेंट में दिखने लग जाएगा।
कोई भी चीज का कमी होगा तो इंस्टेंट में आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है सिम्टम्स। जैसे विटामिन है, कमी होने लग जाएगा तो आपका क्या होगा कि मुंह सब कटना शुरू हो जाएगा, स्कार्स होने लग जाएगा माउथ में। तो फिर आप क्या करते हैं, मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल्स खा लेते हैं। तो वो जो कैप्सूल्स आप खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स है, वो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स का एग्जाम्पल है। वैसे ही हम क्या करते हैं कि बाहर से जो भी मल्टीविटामिन अगर कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया, कभी हमको लगता है कि हमको कमजोरी हो गया है तो हम टॉनिक्स पी लेते हैं, तो वो सारा क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत है? जैसे जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा जिम करते हैं, तो जिम वाले को क्या सबसे ज्यादा चाहिए? प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स क्यों चाहिए? बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग का काम करना है उनको जिम में जाके, तो जिम जो इतना ज्यादा कर रहे हैं तो उनका सेल्स बहुत ज्यादा रैप्चर हो रहा है, तो उसी को बिल्डअप करने के लिए और एक्स्ट्रा बिल्डअप करने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो सप्लीमेंट्स फिर खाते हैं, वे प्रोटीन वटेवर बहुत सारी चीजें आती है, सोया प्रोटीन्स, तो वो सप्लीमेंट्स लेते हैं क्योंकि उनका बैलेंस डाइट से कहीं ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए होता है, तो इसलिए उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, तो अब सप्लीमेंट्स का बेनिफिट्स क्या होगा? तो जनरली फूड सप्लीमेंट, और दो चीज रहता है, एक फूड सप्लीमेंट और एक डाइटरी सप्लीमेंट। तो आपके सिलेबस में दोनों दिया है, हालांकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट दोनों सेम चीज है, नाम अलग है बट दोनों सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो सप्लीमेंट्स है, आपका कभी कभी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे आप उसको ले सकते हैं, या कभी कभी आपको डेफिशिएंसी हो गया, तो डेफिशिएंसी जैसे ही होता है तो आपका बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट दिखने लग जाता है, इंस्टेंट दिखता है। आप बस ध्यान दीजिए तो आपको तुरंत दिखेगा कि अच्छा इसका कमी हो गया हमारे बॉडी में। तो जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में क्या बोलते हैं कैल्शियम का कमी हो गया, तो आपके टीथ में दिखने लग जाएगा। आपका टीथ जो हेल्दी टीथ है वो थोड़ा अलग दिखने लग जाएगा, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्कार टाइप का आपके दांत पे दिखने लग जाएगा। तो आप समझिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी है, दूध पीना शुरू कीजिए या टैबलेट्स लीजिए। तो जो टैबलेट्स ले रहे हैं दैट इज सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या है कि जो चीज आप नहीं खा पा रहे हैं डाइट्स में, वो आपको ऊपर से मिल जा रहा है। तो ये जनरली मेलन्यूट्रिशन को ट्रीट कर रहा है, हमारा हमको हेल्दी कर रहा है, या कोई तरह का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हुआ है किसी भी वजह से, तो उसको सप्लीमेंट्स खत्म कर रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये सप्लीमेंट्स कंपनीज में बनती है पैक्ड फूड्स के रूप में, अलग से। ऐसा नहीं कि खाना में आप एक्स्ट्रा कुछ खा लिए तो मिल गया, नहीं, ये कंपनीज में बनती है एज लाइक दवाइयाँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद एक और चीज है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये एक जैसा ही लगेगा आपको, जैसा कि आप ये पढ़े, क्या सप्लीमेंट्स पढ़े ना, डाइटरी सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट, तो वैसा ही कुछ है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो अब ये दोनों में अंतर क्या हो गया, क्या अंतर हो गया? तो ये क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है कि दो वर्ड से मिला है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, दोनों को मिला के बना है। तो अब ये दोनों को मिला है, न्यूट्रिएंट्स है तो हम जान रहे हैं न्यूट्रिएंट्स है तो मतलब नॉरिशिंग फूड, तो कोई एक फूड से बना होगा, और फार्मास्यूटिकल्स कुछ कंपनी क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल वाला चीज होगा। तो जनरली क्या है कि नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरापीज के लिए चाहिए, ये भी हमको वेलनेस को ही प्रमोट किया जाता है। जैसे इससे पहले हमने मेलन्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए किया था, मेनली मेलन्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है। जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली कंपनी है भी बहुत ज्यादा चल रही है, कि वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो इससे पहले जो आपने डाइटरी सप्लीमेंट्स देखा, दोनों में अंतर क्या है कि ये जो आपने डाइटरी सप्लीमेंट्स देखा है, तो ये जो डाइट, आप लोग वीडियो ऑन मत क्या कीजिए। तो ये जो डाइटरी आपने सप्लीमेंट्स देखा, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स के फॉर्म में क्या है कि जनरली एक चीज का बना है, या फिर हो सकता है दो चीज का बना होगा। कि अगर आपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटीन होगा, या थोड़ा बहुत फोर्टिफाइड हो सकता है, लेकिन मेनली
वैसा ही रहता है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स में वैसा कुछ नहीं है, वो उसमें वो सारे कंपोनेंट्स रहेंगे जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएं या आपके हेल्थ को अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज है तो उसमें सिर्फ प्रोटीन ही होगा, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन का कॉम्प्लेक्स है तो बी कॉम्प्लेक्स ही होगा, उसमें प्रोटीन्स नहीं होगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये चीज नहीं है। इसमें क्या है कि इसका मेन मोटो क्या है कि आपके डेफिशिएंसी वाली चीज यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या है कि आपके हेल्थ को और इनहेंस करना, ये काम है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। तो ये क्या कर रहा है कि आपके हेल्थ को इनहेंस किया, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया, एंटी एजिंग के रूप में काम किया, एजिंग प्रोसेस को कम कर दिया, एंटीऑक्सीडेंट जो हमको चाहिए वो अच्छा गुड वाला वो हमको मिल रहा है। हमारे बॉडी को बेटर बनाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज होता है जनरली। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अभी आपको सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये डिफरेंस, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा यही डिफरेंस है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो हमको और इनहेंस करता है, हमारे हेल्थ को बेटरमेंट की ओर ले जाता है, और सप्लीमेंट क्या करता है, जो भी चीज चाहिए उसकी पूर्ति करता है। वही पूर्ति किया हमारे बॉडी में, मान लीजिए हमको किसी वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, उसको ठीक किया, और न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या किया, हमारे बॉडी को एनहेंस किया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये भी न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी है ये भी हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं कि फ्रूट्स से हमको मिलता है, डायरेक्ट फूड हम खा लिए तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बन गया, ये भी कंपनीज में ही बनती है, ये भी टैबलेट्स के ही फॉर्म में आएगा। तो आकार दोनों का सेम हो सकता है, ये भी पिल्स के रूप में हो सकता है, वटेवर कुछ भी रूप में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और फूड सप्लीमेंट था, तो फूड सप्लीमेंट इज नथिंग बट डाइटरी सप्लीमेंट, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद है ड्रग फूड इंटरेक्शंस। तो अभी ड्रग फूड इंटरेक्शंस कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि फूड और मेडिसिन एक ही समय पे आप लिए, तो ठीक है आपको पता है कि हमको खाली पेट नहीं खाना है, इन जनरल ऐसा नहीं है, बहुत सारे टैबलेट्स खाली पेट ही खाते हैं हम। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा फूड जो है इंटरफेयर करने लग जाता है, उसको काम नहीं करने देता मेडिसिन को, कैसे करेगा? तो अब ये इंटरेक्शंस कभी भी हो सकता है, या तो आपने खुद ले लिया होगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन लिया होगा, ओटीसी दवाइयां लिया होगा, या प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिया होगा, लेकिन दवाई जैसे ही आपको मिला तो फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया कि 3 टाइम लेना है। ठीक है, 3 टाइम लेना है, तो आपने डिसाइड कर लिया कब कब लेना है खुद से, या उसने बता भी दिया, लेकिन उसने ये नहीं आपको बताया कि क्या चीज के साथ लेना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दूध के साथ पी रहे हैं जनरली, लेकिन डॉक्टर आपको बताया नहीं कि इसको दूध के साथ लेना है, लेकिन आपको लगा कि अरे दूध है तो ये प्रोटीन है तो पियो, दूध के साथ दवाई पियो। दूध के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम इन जनरल के सभी के लिए बता रहे हैं, हो सकता है कोई कोई दवाइयां दूध के साथ ही लेना हो, बट इन जनरल जो भी आप एलोपैथिक दवाइयां खाती हैं तो उसमें जो दूध का जो कैल्शियम है वो दवाई के साथ इंटरफेयर करता है, इंटरेक्शंस करता है, उसको कैल्शियम उसके जगह पे जाके लग जाता है, और जहां पे दवाइयां को जाके टारगेट साइट ढूंढना था वो टारगेट साइट पे नहीं जाता। अब जब टारगेट साइट नहीं ढूंढ पाएगा, दवाइयां पहले ही बाइंड अप हो गया, तो वो अपना काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेयरी प्रोडक्ट जनरली क्या करता है, कुछ एक मेडिसिन के साथ, कुछ एक एंटीबायोटिक्स के साथ, मेनली एंटीबायोटिक्स के साथ क्या करता है, काम नहीं करने देता है, एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, क्योंकि वो खुद उससे बाइंड अप हो जाता है, तो फिर हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा कि तो हमारा बॉडी जैसे ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा कि बॉडी में दवाई लगेगा ही नहीं, एसिमुलेट ही नहीं होगा हमारे ब्लड में। दूसरा, मान लीजिए कि विटामिन के आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और उस समय ही आप विटामिन के क्या है, विटामिन के का यूज क्यों करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम करते हैं, जनरली ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म करता है, उसी समय हम कोई एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं, एंटीकोगुलेंट जैसे वारफरीन हो गया, उस टाइप का हम एंटीकोगुलेंट, हेपारिन हो गया, ये हम अगर यूज कर रहे हैं, उसके साथ विटामिन के का सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या विटामिन के रिच फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो विटामिन के वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने लग जाएगा, और यहाँ पे हमको एंटीकोगुलेंट्स का जरूरत है। तो अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का विरोधी काम करेगा, तो यही है इंटरेक्शंस। वैसे ही मान लीजिए कोई साइट्रस फूड है तो उसका कुछ कंपोनेंट्स है, तो वो वहां पे क्या है कि जाके
उसके जगह पे रख देता है या उसके काम के साथ इंटरफेयर करने लग जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शंस। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो गया और काम ही नहीं करने लग गए, करने दिया, तो इसी को बोलते हैं ड्रग फूड इंटरैक्शंस। इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन का फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एपिडेमियोलॉजी वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.